अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शासिब हाशमी और ये है मर्सिडीज E180 2020 मॉडल। और ई क्लास पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है क्योंकि गाड़ी जिस प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है इतने में आपको कोई खास लग्जरियस कार्स नहीं मिलती और इस प्राइस ब्रैकेट में आपको प्राडो मिलती है। लेकिन प्राडो से ये गाड़ी बहुत बेहतर है। किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल जहाँ तक बात है इस गाड़ी की, तो ये लग्जरी के लिहाज से बहुत नए लेवल पे है और इसका स्टेटस सिंबल भी पाकिस्तान में काफ़ी है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की स्पेक्स की, तो ये 15 सीसी टर्बो चार्ज आती है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट जर्मन सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। ऑलराइट, ड्राइविंग द मर्सिडीज E180 2020 और ये गाड़ी फर्स्ट इंप्रेशन के लिहाज से बहुत खूबसूरत है। इंटीरियर इस गाड़ी का टॉप नॉच है, बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे जबरदस्त है और सबसे ज़्यादा जो आपको टेंशन ग्रैब करती है मर्सिडीज में स्पेसिफिकली वो है इस गाड़ी की एम्बिएंट लाइटिंग। मर्सिडीज अपनी गेम उठाई ही एम्बिएंट लाइटिंग से है और इससे मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल जहाँ तक बात है राइड की, तो ये इसकी सही स्मूथ है। ये गाड़ी आपको ग्लाइड करती हुई फील होती है, ऑल्दो इसमें कोई हाइट कंट्रोल वगैरह नहीं है। जर्मन कार्स की राइड एक अलग ही तरह की होती है, दिस कार इज नो डिफरेंट। अगर आप वैसे कैमरी या क्राउन वगैरह भी चलाएं तो उन गाड़ी में आपको एक टोयोटा वाली फीलिंग आती है, बट इन गाड़ियों की एक भारी और जमी हुई फीलिंग होती है। ये गाड़ी सही जम कर चलती है रोड पे और मोड़ों पे भी ये गाड़ी बिल्कुल ग्रिप लूज नहीं करती। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि टोयोटा पे अगर आप तेज स्पीड में मोड़ लें तो वो गाड़ी आपको इस तरफ झुकाती है या इस तरफ झुकाती है, बट इस कार की केस में अपनी सीट में ही जम के बैठे रहते हैं। एक तो इस गाड़ी की पैडिंग अच्छी है, ऊपर से हैंडलिंग भी अच्छी है। फिर इसके अलावा अनइवन सर्फेसेस भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करती है। खैर, जहाँ तक बात है इस गाड़ी की, तो ये इसका बिल्कुल बेसिक वर्जन है E180 और E180 इंजन भी बिल्कुल बेसिक आता है, 15 सीसी ट्विन टर्बो चार्ज। अब ये इंजन कैसा परफॉर्म करता है ये टेस्ट करते हैं ऑन रोड। फिलहाल जहाँ तक बात है इसकी ओवरऑल फील की, तो ये कहीं से मुझे अंडर पावर फील नहीं हो रहा, बट ऑब्वियसली ये सीधी सड़कें हैं। जब इस गाड़ी को थोड़ा सा भगा के देखेंगे तो फिर आइडिया होगा कि ये किस हद तक एफिशिएंट है। बाकी जहाँ तक बात है इसके बड़े बजट की, तो पाकिस्तान आपको इसके अलावा एक और इंजन नजर आता है, वो है E350E और वो प्लग इन हाइब्रिड इंजन होता है। प्लग इन हाइब्रिड वाली गाड़ियां भी इटसेल्फ काफ़ी अच्छी होती हैं। वो 2000 सीसी टर्बोचार्ज प्लग इन हाइब्रिड होता है और ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि अब जाके पाकिस्तान में आना शुरू हो रही है, MG वगैरह में या फिर हैवल वगैरह में। ये गाड़ियाँ इतना पहले से प्लग इन हाइब्रिड ऑफर हो रही थी, बट सबसे ज़्यादा कॉमन पाकिस्तान में यही गाड़ी होती है E180 या E200, क्योंकि इस इंजन के आपको पार्ट्स काफ़ी इजीली मिल जाते हैं और ये मेंटेनेंस के लिहाज से भी काफ़ी सस्ता पड़ता है। प्लग इन हाइब्रिड वाली गाड़ी के पार्ट्स आपको थोड़ा सा सोर्स करना मुश्किल होते हैं और मेंटेनेंस के लिहाज से भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है। प्लस उसका काम हर बंदा नहीं कर सकता, तो वो गाड़ी आपको शानवाज ही लेके जाएगी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल फटते हैं। बाकी जहाँ तक बात है ओवरऑल इस गाड़ी की, तो इसका भी आगे जाके C200 चेक करेंगे। बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ऑल्दो ये गाड़ी एक बेसिक ट्रिम है, फीचर्स यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं, लेकिन स्टिल जो इसमें अगर आप एक ही लेवल ऊपर चले जाएं E200 पे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं जो कि टोटली वर्थ इट होती हैं। अभी इस गाड़ी की अगर बात की जाए तो इसमें बर्मेस्टर का साउंड सिस्टम नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स नहीं है, 360 कैमरास नहीं है, छोटी मोटी उस तरह की बहुत सारी चीज़ें रडार वगैरह इसमें नहीं है जो कि E200 ऑफर कर देती है और वो चीज़ें आपको ड्राइव करते हुए काफ़ी हद तक असिस्ट करती हैं। अभी जिस तरह मैंने टर्न लिया था तो गाड़ी वो टर्न लेते हुए 360 कैमरास ऑन कर देती है और यहाँ पे स्क्रीन में आपको व्यू देती है। फिर स्क्रीन भी E200 में इससे बड़ी आती है और वो टच सेंसिटिव भी होती है। अब इस स्पेसिफिक गाड़ी में स्क्रीन टच नहीं है और ये है भी बिल्कुल छोटी सी, लेकिन अगर E200 पे अपग्रेड करें आप तो आपको टच स्क्रीन मिल जाएगी, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, फीचर ज़्यादा हो जाएंगे और शशके भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन स्टिल नॉनदलेस ये इंटीरियर भी अच्छा है। मीटर इस गाड़ी का एनालॉग है, हर किसी की अपनी ओपिनियन है, कुछ लोगों को डिजिटल वाला ज़्यादा पसंद होता है। मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर है। इंजन इस गाड़ी में कहने को सिर्फ 15 सीसी है, लेकिन ये ट्विन टर्बो चार्ज भी है और ये उतना स्लगिश नहीं है जितना लोग कहते हैं। अभी इसका 0-100 चेक करते हैं और देखते हैं कि ये गाड़ी कितनी देर में 100 हिट करती है। अब इस गाड़ी को मैं ले आया हूँ कंप्लीट स्टॉप पे और इसको मैंने स्पोर्ट्स में कर लिया है। अभी ये स्पोर्ट्स प्लस में है तो इसका इंजन ऑन है, वरना अगर आप इसको स्टॉप पे लेके आते हैं तो ये गाड़ी बंद हो जाती है। तो स्पोर्ट्स में करने के बाद इसका इंजन ऑन हो जाता है और ये इसका 0-100। तो 3, 2, 1। और जहाँ तक बात है ब्रेकर्स पे रिस्पॉन्स की, तो चेक करते हैं कि ये ब्रेकर्स पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो ये ब्रेकर और अगेन ये भी बिल्कुल फ्लोई सी गुजरती है। खड्डे को ये काफ़ी तक एब्जॉर्ब कर जाती है और इसकी राइड क्वालिटी एक नेक्स्ट लेवल पे है। टोयोटास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फील करवाती हैं, बेशक वो इसी प्राइस पॉइंट पे हैं, बट स्टिल ये गाड़ी उस प्राइस पॉइंट पे होते हुए बहुत चीज़ें बेहतर ऑफर करती है। ओके, तो ये था इसका 0-100।
अब इससे अगर आप AMG या E63 वाली पावर एक्सपेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें वो नहीं है, बट डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये इंजन भी ठीक है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से और मेंटेनेंस के लिहाज से मेरे ख्याल से यही इंजन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सूटेबल है, और ये इंजन पाकिस्तान के पेट्रोल पर सही भी रह जाता है। हाइब्रिड वाली गाड़ी पेट्रोल का लेवल अगर कम हो तो इशू करती है। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है इकोनॉमी की, तो उसके लिहाज से इंजन बेस्ट है। ये गाड़ी आपको 12-13 की एवरेज आराम से दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त एवरेज है इतनी महंगी और इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी D7 की सेडान है और ये हैवी रियर व्हील ड्राइव, तो इसकी सारी पावर बैक पे जाती है। पर क्योंकि इसका इंजन की बहुत हैवी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो ये कोई खास टेल वगैरह नहीं करती। बट अगर आप इस पर करना चाहें तो कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके इसको आप स्पोर्ट्स में करके सही फेर सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात है इसमें ड्राइव मोड्स की, तो ये 5 आते हैं: इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस और इंडिविजुअल। स्पोर्ट तो वैसे नॉर्मल भगाने वगैरह के लिए है, लेकिन अगर आपने इसको सही मन के देखना है तो स्पोर्ट्स प्लस इसका मोड है। और जैसे आप इसको स्पोर्ट्स में करते हैं तो गाड़ी की शिफ्टिंग चेंज हो जाती है, गियर से गाड़ी थोड़ी ज़्यादा देर होल्ड करती है। अभी जैसे ये D3 या D4 में जा रही है, तो अगर मैं इसको स्पोर्ट्स प्लस में करूँगा तो ये D3 को काफ़ी लंबा लेके जाएगी। इसी तरह बाकी गियर्स भी एक थोड़े लंबे खींचती है। इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है इसके टर्निंग रेडियस की, तो ये भी इसका अच्छा है। ये गाड़ी अच्छे खासे बड़े बड़े टर्न भी इजीली ले सकती है, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ फंस जाती हैं। और बाकी इसका स्टीयरिंग है भी काफ़ी स्मूथ। इतनी हैवी गाड़ी होते हुए भी ये गाड़ी आपको फील नहीं करवाती कि एक हैवी कार है। बाकी जहाँ तक बात है इंटीरियर की, तो इसमें क्योंकि पैनोरामिक रूफ है तो इसकी फील एक अलग ही है, और इसका इंटीरियर क्योंकि आइवरी के कलर में है और उसके अलावा यहाँ पे काफी सारा वुड दिया गया है, तो इसकी फील भी बहुत प्रीमियम आती है। बाकी इसमें कन्वीनियंट फीचर्स भी अच्छे हैं। मैं यहीं से बैठ के पैसेंजर की सीट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास मेमोरी वाले फंक्शंस दिए गए हैं। ऑल्दो ये गाड़ी बेसिक ट्रिम है, तो जब भी मैं इस गाड़ी में आकर बैठूंगा तो इसकी सीट और स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट भी करेगा। और इसमें एक और चीज़ भी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जैसे ही मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ तो ये सीट बिल्कुल टाइट भी करती है। अगर मैंने लगा दी है और ये लूज है तो इसको खुद खींच के टाइट करती है। ये मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग चीज़ है और नाइस अटेंशन टू डिटेल। बाकी रात में ऑब्वियसली इसकी लाइट डिम हो जाती हैं और इंटीरियर की फील इसकी रात में डिफरेंट ही है, क्योंकि इंटीरियर में एम्बिएंट लाइटिंग आपको रात को नजर आना शुरू होती है। इंटीरियर की जो अपनी कलर टोन्स हैं आइवरी, ब्लैक वगैरह वो कोई खास नजर नहीं आती, बट ये लाइट्स जो ग्लो कर रही हैं ये इसके इंटीरियर की वाइब को बहुत नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। और जहाँ तक बात है कैबिन लाइट्स की, तो यहाँ पे काफ़ी सारी दी गई हैं। एक तो यहाँ पे बहुत सारी सेंटर में लाइट्स हैं, ये अलग हैं, लेकिन रेयरव्यू मिरर के नीचे अलग सी हीटिंग लाइट्स दी गई हैं जो कि कैबिन की इल्यूमिनेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं। बट सिर्फ यही नहीं, इसके फेस लिफ्ट में एक और सेंसर भी दे दिया गया था, और वो काम इस तरह से करता है कि अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं यहाँ पे हाथ करता हूँ तो वो लाइट खुद ही ऑन हो जाती है। वो मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है, वो इसमें नहीं है। बाकी जहाँ तक बात है लाइट्स की थ्रो की, तो ये इसकी भी अच्छी है। एलईडी लाइट वाली गाड़ी की थ्रो भी अच्छी होती है, लेकिन उस पर जो कट बनता है वो प्रॉपर नहीं बनता। E180 का जो नया वाला वर्जन है फेसलिफ्ट वाला, उसमें लाइट्स एलईडी में है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट परफेक्ट लाइन नहीं बनती। इसके आगे थ्रो की परफेक्ट लाइन बन रही होती है। फिर E200 में हेडलाइट्स और डिफरेंट आ जाती हैं, वो मल्टी बीम एलईडी वाली होती हैं और उनको आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। ऑन होने पे भी वो नीचे जाके ऊपर आती हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है और उसके रिव्यूज़ मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं, जो कि अब जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। बाकी ये गाड़ी सेडान है और पाकिस्तान प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा यही है, लेकिन इस पर जो कन्वर्टेबल वर्जन आते हैं कैब्रियोलेस, उनकी मार्केट इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो होती ज़्यादा महंगी है इससे, लेकिन बिकती भी इससे ज़्यादा जल्दी है, और वो गाड़ी हमेशा डिमांड में रहती है क्योंकि वो गाड़ियाँ होती भी कम है। बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी की, तो ऑल्दो ये गाड़ी एक बेसिक ट्रिम है, बट स्टिल इसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं जिनसे मैं इसको मैनुअली यूज़ कर सकता हूँ। ट्रांसमिशन इसमें गियरों वाली आती है, प्रॉपर आपको गियर शिफ्टिंग इसकी फील होती है। बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी की कैबिन इंसुलेशन की, तो ये भी इसमें काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसकी जो ये विंडोज़ हैं ये डबल ग्लेज आती हैं। ये इस तरह से वर्क करती हैं कि आम ग्लास के 2 लेयर्स को लेके इकट्ठा स्लाइस कर दिया जाता है और फिर एक ये मोटा ग्लास बनता है, और इससे नॉइज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। अभी आप आगे नॉइज़ सुनिएगा, गाड़ी गुजरने पे, बाइक गुजरने पे इतनी आवाज़ आती है, लेकिन अगर मैं जैसे इसको बंद करूँगा तो बिल्कुल खामोशी हो गई है। अब बाहर से ट्रैफिक वैसी गुजर रही है, लेकिन अंदर आवाज़ नहीं आ रही। और फिर इसके फैंस भी काफ़ी मजे के हैं, इनका ब्लोअर भी काफ़ी साइलेंट है। एम्बिएंट लाइटिंग इसकी रात की वाइब को बहुत बेहतर बना रही है ऑब्वियसली। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से मेरी ओपिनियन में ये गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है, और ये इसका प्री फेसलिफ्ट वर्जन है जो कि 2016 से लेकर 2020 तक आया था। 20 में इसकी नई वाली शेप भी आ गई, नई वाली लाइटें भी आ गई, और वो लुक भी खूबसूरत है। आपकी राय में कौन सी लुक ज़्यादा बेहतर है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की फीचर्स की, तो ये गाड़ी क्योंकि E180 है और ऑलमोस्ट एक बेसिक ट्रिम है, तो इसमें फीचर्स कंपैरेटिवली थोड़े से कम हैं। इसमें पार्किंग सेंसर्स तो हैं, और इसके अलावा हेडलाइट भी इसकी बाइज राउंड वाली हैं, लेकिन इस गाड़ी में रडार नहीं आता। हेडलाइट इस गाड़ी की है ऑटोमेटिक, वाइपर इसमें रेन सेंसिंग आते हैं। लुक्स के लिहाज से ये उतनी ही ग्रेसफुल है जितनी बाकी गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन जस्ट कुछ छोटे मोटे फीचर्स कम हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइज प्रोफाइल की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज सेडान है,
और इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन BMW 5 सीरीज बनती है या फिर होंडा अकॉर्ड या फिर टोयोटा क्राउन वगैरह बनती हैं। बट इस गाड़ी में बहुत सारे इंजन ऑफर होते हैं जो कि उन सब गाड़ियों को पीछे छोड़ देते हैं। इसमें लिटरली एक V8 इंजन भी आता है इसी बॉडी के अंदर। बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी की, तो ये ऑलमोस्ट बेसिक ट्रिम है, बट स्टिल इसमें पैनोरामिक रूफ है जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी फिट चीज है। स्मार्ट एंट्री भी ये गाड़ी ऑफर करती है और साइड मिरर भी इसमें ऑटो रिट्रैक्टेबल है। फिर जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसके साइड मिरर सिर्फ ऑटो रिट्रैक्टेबल ही नहीं बल्कि इनमें हीटेड वाला फीचर भी आता है और इनमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है, यानी कि तेज रोशनी सेंस करके ये थोड़े से डिम हो जाते हैं। बाकी एंट्री और एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है क्योंकि ये गाड़ी आपकी हाइट पे ही है और फीचर्स भी इसमें अच्छे हैं। इस तरह से कि इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट में मेमोरी फंक्शन आता है। ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और बाकी ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, इसको आप टेल भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रियर एंड की, तो ये मेरे ख्याल से प्री फेसलिफ्ट का ज़्यादा खूबसूरत है एज कम्पेयर टू फेसलिफ्ट वाला। इसमें टेल लाइट्स ये वाली थी, फेसलिफ्ट के बाद इन टेल लाइट्स को लंबा कर दिया गया और ये गाड़ी क्योंकि ई क्लास है तो इसमें ये 2 लीफ्स कंटिन्यू करते हैं। सी क्लास में एक ही लीफ आता है बड़ा और एस क्लास में इस एरा की 3 लीफ्स आते थे। तो यहाँ से भी आप स्पॉट कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी कौन सी है। फिर स्पेसिफिक गाड़ी को डीबैश किया हुआ है जो कि मोस्टली बेसिक कार वालों ने किया हुआ होता है और बैक पे इस गाड़ी में डुअल एग्जॉस्ट है और ये दोनों ही फंक्शनल हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फेसलिफ्ट वाली गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं जापान से, उन मोस्टली गाड़ियों में बैक पे एग्जॉस्ट सिंगल ही होता है यहाँ पे और टिप्स फेक होती हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई इसकी दोनों चल रही हैं। बाकी जहाँ तक बात ट्रक कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें डिसेंट है। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये कम पड़े तो आप इसके रियर बेंचेस को भी फोल्ड कर सकते हैं। बाकी इसके नीचे यहाँ पे फिर ये स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है, मर्सिडीज की अपनी ट्रे दी गई है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये आइवरी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। आइवरी वाला इंटीरियर वैसे बहुत खूबसूरत लगता है और इसमें रूफ पैनल भी क्योंकि व्हाइट है तो इसकी फील एक काफ़ी ब्राइट सी आ रही है। और फिर यहाँ पे वुड की ट्रिम्स भी कंटिन्यू कर रही हैं जो कि इसकी फील को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही हैं। बाकी बिल्ड क्वालिटी जैसा कि मैंने बताया इसमें बहुत नेक्स्ट लेवल पे है और इसी गाड़ी से बहुत सारी गाड़ियाँ इंस्पिरेशन लेती हैं। अब जैसा कि स्टीयरिंग इस गाड़ी का है, सेम ऐसे स्टीयरिंग उठा के जेट और डैशिंग में कॉपी कर दिया है। उसके मोस्टली फीचर्स वर्किंग में भी नहीं है बट इसमें सारा कुछ वर्किंग में है और सब कुछ प्रॉपर अपनी जगह पे है। फिर ऑब्वियसली गाड़ी पैडल शिफ्टर भी ऑफर करती है और इसमें जो गेयर सिलेक्टर है ये कॉलम शिफ्ट दिया गया है, यानी कि इस गाड़ी के मैं गेयर्स को यहीं से शिफ्ट कर सकता हूँ और ये काफ़ी कन्वीनियंट मेथड है गेयर्स को शिफ्ट करने का, स्पेशली गाड़ी तंग जगहों में मोड़ते हुए। अगर मैं रिवर्स करनी है मैं यहीं से रिवर्स लगाऊंगा, गाड़ी मोड़ूंगा, फिर डी में करूँगा, साथ पार्किंग कर लूँगा, ईजिली सब कुछ वन हैंडली ऑपरेट हो जाता है। और ये गाड़ी क्योंकि बिल्कुल एक नॉर्मल ट्रिम है तो इसमें मीटर ये एनालॉग है, इसके नए वाले वर्जन में मीटर अब डिजिटल आ गया है। बाकी इसके अलावा स्क्रीन इस गाड़ी में छोटी है लेकिन इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सारी चीज़ें चलती हैं और डैशबोर्ड इसका पूरा ही लेदर के फिनिश में है। पीछे ये सब वूफर दिया गया है और साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी में डिसेंट है। और फिर यहाँ पे ये एयरवेंट्स दिए गए हैं, एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती हैं। एम्बिएंट लाइटिंग के कलर्स को भी आप काफ़ी हद तक एडजस्ट कर सकते हैं और नीचे इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है और सेंटर में फिर ये क्लॉक भी है। क्लॉक AMG वाली मोस्टली कार्स में नहीं आती, आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट इसमें दी गई है और एम्बिएंट लाइटिंग इसकी पर यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है। पीछे पर ये कंट्रोल पैनल है जहाँ से आप इसकी मल्टीमीडिया को कंट्रोल करेंगे और गाड़ी के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से डिसेंट है और यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड वगैरह लगा के अपने मीडिया प्ले कर सकते हैं। सीट्स इसमें है काफ़ी चौड़ी और इसके अलावा ये आपको टाइटली हग करती हैं। ये है भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और ड्राइवर पैसेंजर दोनों की सीट में लंबा सपोर्ट भी आता है। विंडोज़ में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि ये विंडोज़ डबल बेस्ड हैं। इनकी थिकनेस आम गाड़ी की विंडोज़ से ज़्यादा होती है और ये कैबिन की नॉइस को काफ़ी हद तक कम करती हैं। इसके अलावा बाकी यहाँ पे नॉर्मल कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं। पैनोरामिक रूफ यहाँ पे दी गई है जो कि कैबिन की फील को काफ़ी प्रीमियम बनाती है और ऑब्वियसली ये ओपन भी होती है। बहुत सारी गाड़ियों की पैनोरामिक रूफ ओपन भी नहीं होती बट इसमें ओपन वाला फीचर है। रियरव्यू मिरर इसमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ है। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए हैं, दोनों के लिए ही लाइट्स भी आती हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती हैं। तो लाइट्स यहाँ पे ये गाड़ी बहुत ऑफर करती है। 5 यहाँ सेंटर में, 2 फिर रियरव्यू मिरर की नीचे रीडिंग लाइट्स, फिर 2 लाइट्स यहाँ पे और इसके अलावा बैक पे भी इसमें काफ़ी सारी लाइट्स आती हैं। इसके अलावा बाकी माइक्रोफोन इस गाड़ी में जगह जगह दिए गए हैं ताकि ऑडियो रिसेप्शन बिल्कुल प्रॉपर हो। और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो इसमें 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जगह, लेकिन यहाँ सेंटर में प्रॉपर उसके लिए सीट नहीं दी गई और ना ही उसके लिए फ्लोर बेड फ्लैट है। यहाँ पे काफ़ी टनल जा रही है ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी ड्राइव ड्राइव आती है तो इसका सारा मैकेनिज्म यहीं से गुजर रहा है इस टनल में से और सेंटर में फ्लोर बेड नहीं है। लेकिन 2 पैसेंजर्स के लिए अमेनिटीज यहाँ पे पूरी हैं। यहाँ पे एयरवेंट्स दिए गए हैं, फॉग आउटलेट दिए गए हैं और इसके अलावा साउंड सिस्टम भी यहाँ पे है। डोर भी उतना ही प्रीमियम जितना कि फ्रंट पे प्रीमियम है। यहाँ पे शीप आउट नहीं किया गया जो कि एक अच्छी चीज़ है। एम्बी लाइटिंग इसमें यहाँ पे भी कंटिन्यू करती है जो कि कलर चेंज करी है। सेंटर में सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर ही सकते हैं, बट यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। और इसके अलावा बाकी ऊपर यहाँ पैनोरामिक रूफ भी कंटिन्यू करती है जो कि इसके रेयर पैसेंजर्स के व्यू को अच्छा बनाती है। हेडरेस्ट उसमें 3 दिए गए हैं, सीट बेल्ट भी 3 दी गई हैं, लेकिन प्रॉपर जगह यहाँ पे 2 ही लोगों की है।
बाकी एयरबैग्स इसमें पाँव पे भी आते हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन में बहुत सारे ऑफर होते हैं, लेकिन दो मेन पाकिस्तान आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ये वाला इंजन जो कि 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल है, और फिर इसमें E350 देखने को मिलेगी आपको, जो कि 2000 सीसी ट्विन टर्बोचार्ज प्लग इन हाइब्रिड होती है। वो इंजन है तो काफ़ी तेज़ और फ्यूल इकोनॉमिकल भी है, लेकिन उसके पार्ट्स आपको काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो पाकिस्तान में ले दे कि यही इंजन सबसे बेस्ट है, और ये इंजन डे टू डे यूज़ के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। इस पर टैक्सेस भी कम पड़ते हैं और इकॉनमी के लिहाज से भी ये अच्छा है। पार्ट्स भी इसके आपको इजीली मिल जाते हैं और काम भी इसका मोस्टली जगहों से हो सकता है। ये गाड़ी 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक डिसेंट फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। बाकी इसमें फिर एल्यूमिनियम काफ़ी सारा दिया गया है, जो कि इसकी वेट रिडक्शन में काफ़ी हेल्प करता है, और इसकी स्ट्रेंथ भी आयरन से ज़्यादा होती है। और बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सब तो आता ही है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है टेस्ट ड्राइव वाले टाइम पे। और इसके अलावा टायर्स गाड़ी में अच्छे खासे चौड़े दिए गए हैं, जो कि इस इंजन की पावर को अकोमोडेट करते हैं और ऑब्वियसली इसकी लुक्स को भी बेहतर बनाते हैं। बाकी बोनट के अंदर की इंस्टॉलेशन दी हुई है, बोनट इसका ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।